नमस्कार। आज स्टैंडर्ड 8 के लिए हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग देखेंगे इसमें आज इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि आज से 10,000 वर्ष पहले की कहानी, थोड़ा सा हम लोग वहाँ जानेंगे कि ये जो है उस समय आदमी जो है वो सभ्यता का जो है वो विकास का शुरुआत का जो समय है, वहाँ से हम लोग देखते हैं। पहले लोग जो है वो नोमैडिक जीवन जीते थे, मतलब इधर उधर घूमते थे और जहाँ कुछ मिला वहाँ लोग जो है वो भोजन अपना कर लेते थे। रॉ फ्रूट्स खाते थे या जो भी मिला उसे कच्चा ही खाया जाता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने जो है वो सीख लिया कि कुछ पका के, मतलब कि कहीं पर जंगल में यदि आग लग जाए तो उसमें जो थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ मटेरियल्स मिला उसको उन्होंने खा के देखा तो देखा कि वो जो है सॉफ्ट लग रहा है और टेस्टी भी हो गया। तो इस तरह से करके धीरे धीरे लोग जो है वो आग का आविष्कार करना जान गए कि ये जो है जलाना ज़्यादा अच्छा हो गया। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो लोग अपने घरों में लाके, मतलब कि ये नोमैडिक जो थे वो फिर थोड़ा सा फूड गैदरर शुरू हो गए, मतलब काम गैदरिंग का करना शुरू कर दिए। कहीं से फ्रूट लाके और रखते थे, सीड कहीं से लाके रखते थे, मतलब अनाज को जो है स्टोर करके रखना सीख गए और वो काम आता था वैसे समय में जब वो बाहर घूमने नहीं जाते थे। जैसे कभी वर्षा हो रही है या कभी जो है कुछ वेदर जो है वो गड़बड़ है जिसके कारण वो बाहर नहीं जा पाते थे, तो उन्होंने सीखा कि नहीं, इसको घर में कुछ थोड़ा स्टोर करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोज़ घूमे रोज़ खाए। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है वो देखा उन्होंने कि अनाज का जो सीड है, मतलब कि ये कहीं एक जगह ज़मीन में चला गया तो वो फिर से उगाता है। और कैसे उगता है, कौन वाला जो है उगता है, ऊपर ज़्यादा ज़मीन में पर जो ऊपर है वो सीड का जर्मिनेशन देखा उन्होंने कि कैसे हो रहा है। नीचे वाला का देखा कि ये कौन सबसे अच्छा है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। जैसे उन्होंने देखा कि यदि कोई ऐसे ही सीड को जो है बिना जोते हुए ज़मीन, मतलब बिना प्लोइंग का जो है ज़मीन को देखा कि उस पर सीड ठीक से नहीं उग रहा है। और वही यदि ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद के और लगा दिया गया तो उससे दो काम होता है कि वो पक्षी से या कुछ जानवरों से वो बच भी गया सीड और साथ साथ आसानी से जर्मिनेट हो रहा है। तो ये सब कुछ देखकर और उन्होंने धीरे धीरे जो है वो एग्रीकल्चर का शुरुआत किया। और फिर देखा उन्होंने कि जहाँ पर पानी है, मतलब कि जिस ज़मीन पर नमी है, मॉइस्चर वहाँ पर है, तो वो जो है वो पौधा ठीक ढंग से उग रहा है। और यदि नमी नहीं है वहाँ पर तो वो धीरे धीरे प्लांट्स जो हैं वो सूख रहे हैं। तो इस तरह से करके उन्होंने एग्रीकल्चर, फिर ये सब जो है प्लोइंग, एग्रीकल्चर, सोइंग, ये सारा प्रैक्टिसेस उन्होंने किया। और ज़्यादातर जो है वो लोग फसल उगाते थे वैसे जहाँ पर कोई सोर्स है वाटर का, वहाँ पर किया जाता था। तो ये धीरे धीरे जो है सभ्यता के विकास के क्रम में चलते गया। अब उसके बाद बात आती है कि हमारे देश में जो है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर शुरू हो गया और धीरे धीरे करते करते, लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जो है वो हमारे यहाँ के किसान, मतलब कि जो वैसे लोग जो इस एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे, उन सबों की स्थिति जो है वो बहुत ही गड़बड़ थी। और वहाँ पर उन्हें जो है वो टैक्स के रूप में फसल जो होता था उसे लिया जाता था और साथ साथ उन्हें ये भी फोर्स किया जाता था कि आपको कौन सा फसल उगाना है हम डिसाइड करेंगे। जैसे कि चंपारण में नील की खेती करवाई जाती थी और कहीं पर जो है कपास की खेती करवाई जाती थी, मतलब कि वो जो कहेंगे वही उसमें फसल उगाना है। ऐसे करके उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। और धीरे धीरे जो है
वो इस कगार पर पहुंच गए थे कि उनका सब कुछ धीरे 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 बिकने लगा। जानवर जो पाले हुए थे वो, उनका ज़मीन, वहाँ के बड़े बड़े जो है सामंती व्यवस्था जो था उस समय उन लोगों के पास फिर से वो पहुँचने लगा। कुछ गांव वाले लोग ऐसे होते थे जो अपना अनाज उन्हें देते थे कि नेक्स्ट सीज़न में हम लेंगे तो उससे दुगना लेंगे, और यदि फिर नेक्स्ट सीज़न में नहीं मिला तो और उसके बाद वाला जो सीज़न है उसमें वो उसके दोगुना लेंगे। तो ऐसा करते करते उनके पास बहुत ज़्यादा जो है कर्ज हो जाता था और वो अपना सब कुछ खो बैठते थे। इस तरह से बहुत से आपको कहानी या फिल्मों के माध्यम से, जैसे मदर इंडिया देखे होंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो होता था पहले, लेकिन जब आज़ादी मिली तब सबसे पहला जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो काम किया गया कृषि के क्षेत्र में। मतलब एग्रीकल्चर को सबसे पहले बढ़ाया गया कि हम लोग अपने जो है वो फूड के लिए यहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, नहीं तो कहीं दूसरे जगह से मंगाना पड़ेगा तो बहुत ही महंगा पड़ेगा। और हम लोग पहले भोजन की व्यवस्था कर लें, उसके बाद फिर पढ़ाई ये सब जो है उस पर भी और खर्च किया जाएगा। मतलब एजुकेशन के लिए उन्होंने फिर कहा कि ये जो है सेकेंडरी जो है वो आवश्यकता है, प्राइमरी हमको पहले फूड के लिए जो है वो देखना होगा। इस तरह से करके और शुरुआत हो गई। शुरुआती क्रम में जो है वो हम लोग का देश बहुत ही पिछड़ा था और धीरे 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 करके एग्रीकल्चरल फील्ड में ये आके और बहुत ही अच्छा अभी जो पोजीशन है ये जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर के कारण ऐसा है। 1970 के आसपास जो है वो शुरुआत हुआ जब ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तब फिर धीरे 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 जो है वो हमारे यहाँ फसल उत्पादन दर में बहुत अधिक वृद्धि हो गई और हमारे पास अभी बफर स्टॉक जो है वो 5 से 7 साल तक पूरे भारत को भोजन कराने लायक जो है वो मौजूद है। क्रॉप प्रोडक्शन इतना होता है कि मतलब भोजन के लिए हम लोग आत्मनिर्भर हो गए हैं। और इस तरह से देखिएगा कि अब इसमें जो है क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग को अब इस बुक में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर है क्या? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड दियर मैनेजमेंट। किसके लिए? टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इज टर्म एज एग्रीकल्चर। और यहाँ एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग क्रॉप जो है प्रोडक्शन करते हैं, साथ साथ एनिमल्स को भी पालते हैं और उनका मैनेजमेंट मतलब कि रेयरिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग ये सब पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। उसका ये सारा कुछ जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। अब हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है क्या क्या। तो इसमें है क्रॉप प्रोडक्शन। हम लोग को सबसे पढ़ना है पहले इसमें क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग यहाँ देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री। क्रॉप प्रोडक्शन के क्रम में हम लोग जानते हैं कि जो है जितना भी फसल उगाया जाएगा वो उसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों को पढ़ना है डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री और पीसी कल्चर, एपी कल्चर के बारे में हम लोग को इसमें जानना है। अब हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि ये आखिर है क्या। तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर हो गया कि क्रॉप सेम टाइप का जो है क्रॉप उगाना या फिर उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करना, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखेंगे कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानें कि क्रॉप है क्या। सेम काइंड का जो प्लांट्स है उसे कहीं पर लार्ज स्केल पर यदि उगाया जाता है तो उसे कहते हैं क्रॉप्स। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड
क्रॉप्स। अब क्रॉप्स को हम लोग बांटेंगे सीजन के आधार पर भी अलग अलग, जैसे रबी सीजन में उगने वाला तो रबी क्रॉप, और खरीफ सीजन में उगने वाला को खरीफ क्रॉप। अब कहेंगे कि रबी सीजन किसको कहते हैं, तो वो जो है रबी सीजन का मतलब यहाँ ठंडा, मतलब कि विंटर के समय में उगाने वाला पौधा जो है, क्रॉप्स जो है, उसे कहेंगे रबी क्रॉप, और रेनी सीजन में जो उगाने वाला पौधा है उसे कहेंगे खरीफ क्रॉप। तो ये सीजन के आधार पर हो गया। हम लोग इसे दो भागों में बांटते हैं। इसके बीच में भी एक ऐसा आता है फसल जो लगाते हैं, उसको जायद कहते हैं। और ये जो है जैसे ये इसका जो सीजन आएगा गर्मी के दिनों में, मतलब कि हम लोग जब फसल की कटाई कर लेते हैं रबी क्रॉप वाला, और खरीफ के बीच का जो टाइम बचता है उसमें किसान सब्जी ये सब लगा देते हैं, मतलब गर्मा फसल जिसको कहते हैं। जैसे अभी का जो सीजन है इसमें सब्जियां जो बाजार में आ रही हैं तो वो सब को जायद क्रॉप कहेंगे। इस तरह से हम लोग कैटेगराइज करेंगे, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब ये सब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला इसमें है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके भी पहले होता है कि हमको जिस खेत में कोई फसल उगाना है तो उसका पहले लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, जगह जो है वो इस फसल के उगाने लायक या है या नहीं। जैसे हम कहीं तारबूज की खेती करते हैं और बीच में वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत समस्या आ जाए, वहाँ पर उसको बीच में प्रोटेक्शन नहीं मिले, मतलब कि हम लोग रात में घर चले आएँ और वहाँ जो है फसल सब नष्ट कर दे जानवर, ये सब भी हो सकता है। तो ये पहले सिलेक्शन करना है हम लोगों को कि वो जो है लोकेशन कैसा है उसका। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर उस टाइप का सॉइल है या नहीं है, मतलब कि सिलेक्शन ऑफ सॉइल। अब फिर हम लोग अपने बुक के आधार पर देखें तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हम लोग सॉइल को प्रिपेयर करेंगे फसल उगाने के लिए, ये जो है तैयार करना। और यहाँ पर फसल उगाने के लिए तैयार करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर लूजनिंग ऑफ सॉइल, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज टर्म एज प्लोइंग, प्लोइंग करना है। और साथ साथ इसमें लेवलिंग करना है, मतलब कि उसको पूरे खेत में जो है वो समान मात्रा में जो है वो जो आपका जो मिट्टी का जो कुड़ाई किया गया वो बराबर हो जाए, बट जाए, और वो जो है प्लेन हो जाएगा पूरा फील्ड, जिससे हम लोग फसल की जो है सिंचाई करने में सुविधा होगी। तो ये सब ध्यान में रखकर उसको जो है प्रिपरेशन करने में हम लोग लगाएंगे, और वो एक ऊपर से होगा, उसको प्लेन करने के लिए लेवलर कहलाएगा। तो यहाँ हम लोग जुताई करने का भी अलग अलग तरीका देखेंगे कि इसमें जो है ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि उसमें प्लो का यूज़ किया जाता है, और उसमें ऑक्स ड्रिवेन या फिर जो है बफेलोज का यूज़ किया जाता है, मेल बफेलो किया जाएगा, और नहीं तो ऑक्स का यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं जो है वो जिस तरह के जानवर मिलते हैं, पालतू पशु होते हैं, उसका यूज कहीं कहीं और भी किया जाता है, जैसे कहीं ऊँट का किया जाएगा, या कहीं और दूसरे जानवर जो हैं वो पालतू हैं तो उनका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से प्रिपेयर करने के बाद हम लोग देखेंगे सॉइल में अब सीड की बुआई करेंगे, और वैसे क्रम में सबसे पहले सोइंग ऑफ सीड के लिए वो जो है पहले सीड का भी सिलेक्शन करना होगा कि वहाँ पर सीड जो है वो किस तरह का है, कहीं उसमें जो है वो दाना उसका छोटा तो नहीं है, वो मैच्योर ठीक से है या नहीं है, ये ध्यान देना है। कुछ उसमें जो है वो इंसेक्ट लगा हुआ तो नहीं है, तो ये सब करके और पहले उसका जो है वो सिलेक्शन होगा सीड का, और तब उसमें इंसेक्टिसाइड्स ये सब मिला के, और तब वो फ्रेश सीड जो है वो सोइंग के लिए खेतों में लाया जाएगा। और वहाँ पर अलग अलग मेथड्स भी हैं, जैसे हाथ से यदि छिड़काव विधि करते हैं उसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। फिर कुछ सीड ड्रिल द्वारा भी किया जाता है, आजकल ट्रैक्टर में ही लगा हुआ रहेगा सीड ड्रिल। तो इस तरह से मॉडर्न मेथड और हम लोग जो है ट्रेडिशनल मेथड दोनों को इसमें देखेंगे। और फिर है इरिगेशन, मतलब कि
यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर एट प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम टू द क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड में यदि हम लोग प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को तो उसे कहते हैं इरिगेशन। और यहाँ पर इरिगेशन का भी मेथड हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड होगा। तो ये पहले इसको लार्ज जो है कैटेगरीज में बांटेंगे और ये दो होगा जैसे ट्रेडिशनल और एक होगा मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में बहुत सा विधि हम लोग देखेंगे उसको बारी बारी से। उसमें मोट विधि, रहट विधि, ढेकली विधि और भी इसके अलावा होगा चेन पंप मेथड, आजकल वाटर लिफ्ट सिस्टम, ये सब यूज़ करते हैं। ये सब ट्रेडिशनल मेथड हो गया। और हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो है मॉडर्न मेथड में कुछ जो है वो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में वो लगेगा कि जैसे वर्षा हो रही है उस तरह से खेतों में स्प्रिंकलर के द्वारा जो है वो फव्वारा छोड़ा जाएगा और वो पूरे खेत में बारिश जैसा होगा। और ड्रिप इरिगेशन में उसमें जो है वो पाइपलाइन के थ्रू जड़ तक पहुंचाया जाएगा और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें जो है वो पानी को दिया जाएगा जड़ के पास। तो इस तरह से धीरे धीरे हम लोग और आगे बढ़ें तो ये इसमें आएगा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से प्रोटेक्शन करेंगे या फिर प्रोटेक्शन डिजीज से करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप इसमें आएगा। और इसमें वीड से प्रोटेक्शन करना है, फिर डिजीज से प्रोटेक्शन करना है। और इसमें वीडिंग मेथड है, मतलब कि और वीड्स कहते किसको हैं पहले ये जानेंगे। तो ये सब जो है वीड्स कहने का मतलब अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो एलोंग विथ क्रॉप प्लांट। वैसा प्लांट जो अनवांटेड है, मतलब उसकी हमें आवश्यकता नहीं है और वो जो है क्रॉप प्लांट के साथ साथ ये ग्रो कर जाता है। और इसमें नुकसान क्या होगा, ये जो है क्रॉप प्लांट्स के साथ कंपटीशन करना शुरू कर देगा फूड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स के लिए और सनलाइट के लिए कंपटीशन होना शुरू हो जाएगा इसमें। और ये जो है फसल उत्पादन को कम कर देगा। तो इसमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स इज टर्म एज वीडिंग और इस प्रोसेस को कहते हैं वीडिंग। तो यहाँ पर रिमूव करने का भी मेथड हम लोग इसमें देखेंगे कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड है तो हाथ से करेंगे या उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं फिजिकल वीडिंग, केमिकल वीडिंग और बायोलॉजिकल वीडिंग। इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का वीडिंग देखेंगे। फिजिकली हाथ से उसको निकालना या ट्रॉवेल का यूज़ करके निकालना, ये सब हम लोग देखेंगे। और फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसमें कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे 2,4-D, मेटाक्लोर, बूटाक्लोर। ये सब कुछ केमिकल्स हैं जो खास तरह के वीड्स को तो है वो मारने का काम करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा बिना क्रॉप को नुकसान पहुंचाए हुए। मतलब ये जो है वीडीसाइड्स का उपयोग करते हैं हम लोग फसल जहाँ पर लगा हुआ है उसमें भी, और नहीं तो पहले भी उसको समाप्त किया जा सकता है खेतों में। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे वीडीसाइड्स। फिर प्रोटेक्शन होगा डिजीज से भी। कुछ डिजीज़ है अगर प्लांट्स में तो उसमें हम लोग केमिकल्स का छिड़काव करके और उसे ठीक भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग में आता है कि हम लोग कैसे हार्वेस्ट करते हैं। कुछ टूल्स हैं उसका भी यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे सीकल्स का उपयोग करते हैं या हाथ से भी बहुत सा फसल जो है वो उसको हाथ से ही सिर्फ उखाड़ा जाता है या उसको सीकल का यूज़ करके। और आजकल मॉडर्न मेथड है तो उसमें हार्वेस्टर होगा। और उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग के बाद फिर थ्रेसिंग करते हैं, विनोविंग करते हैं। ये सब अलग अलग भी होता है। और नहीं तो फिर कुछ मशीन आजकल ऐसा है कंबाइन, बड़ा सा मशीन होगा और उसका यूज़ किया जाता है जो है वो कटाई, उसके बाद थ्रेसिंग, फिर विनोविंग, सारा कुछ उसमें कंबाइन में हो जाएगा। सिर्फ हमें पैकिंग करना है, इतना साफ करके वो गेहूं या जो भी है धान जो होगा वो सब हमें मिल जाएगा। जो भी क्रॉप्स है उसका कटाई के साथ साथ उसमें पूरा थ्रेसिंग ये सब की व्यवस्था होती है। अब हम लोग देखेंगे इसमें स्टोरेज, स्टोर कैसे करना है फसल को, इसके लिए भी है। उसके
अलग अलग लेवल्स होंगे, जैसे कि प्रोड्यूसर लेवल, मतलब किसान कैसे घर में उसको रखते हैं। किसान ज़्यादा अनाज घर में नहीं रखेगा, वो बेच देगा, या वो जो है मतलब वहाँ ट्रेडर्स को देगा। तो ट्रेडर्स लेवल पर कैसे उसको रखा जाता है, गन्नी बैग ये सब में रखा जाएगा। किसान अपने घरों में रखता है तो वो बड़ा सा टीन का या लोहे का बना हुआ रहेगा बीन, उसमें ये यूज़ करता है। पहले मिट्टी का बना हुआ रहता था। तो इस तरह से गन्नी बैग में रखा जाएगा भी किसान द्वारा, ट्रेडर्स लेवल पर भी गन्नी बैग में रखा जाएगा। और एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो है वो कई बहुत जगह देखे होंगे गोदाम बना हुआ रहता है, सिलोज बना हुआ रहता है, उन सबों में भी इसे स्टोर किया जाता है और बफर स्टॉक के रूप में इसे रखा जाता है। और बहुत सा जो है वो उसका उपयोग किया जाता है। जैसे पीडीएस जो है वो वहाँ पर फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये जो है दुकानें हैं, और उसमें वहाँ पर उसको भेजा जाता है। अनाज को हर जगह गोदाम में उसको रखा जाएगा, कुछ दिनों तक उसको सुरक्षित वहाँ रखा जाएगा। बड़ा बड़ा सिलोज बनाया हुआ है, मतलब कि बिल्डिंग न बना के, और उसे जो है वो स्टील का बड़ा बड़ा बना हुआ रहेगा, उसमें बीन, जिसमें अलग अलग कैटेगराइज करके उसको रखा जाता है। जितने भी क्रॉप्स प्रोडक्शन जो हुआ उसको उसमें रखा जाएगा, मतलब अनाज को वहाँ रखने की व्यवस्था होती है बड़े पैमाने पर, सिलोज भी कहलाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, मतलब कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रेयरिंग, केयरिंग, ये सारा कुछ आएगा एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत। और देखेंगे इसमें डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है, ये जो है रेयरिंग ऑफ एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वैसा एनिमल्स जिसमें यहाँ पर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के लिए पाला जाए उसे कहेंगे यहाँ डेयरी फार्मिंग। फिर उसके बाद है पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन। इसमें मुर्गी, मुर्गा ये सब जो है उसे पाला जाएगा, और वो दो तरह का होता है, एक अंडा के लिए और दूसरा जो है मीट के लिए पाला जाएगा। एगर जो अंडा के लिए, तो एगर, और मीट के लिए करते हैं तो उसे ब्रॉयलर कहा जाता है। और फिर इसके अलावा पीसी कल्चर हम लोग देखेंगे, मछली पालन करेंगे। देखेंगे इसमें कि क्या होता है, मतलब कि रेयरिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल इज टर्म एज पीसी कल्चर। फिर एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन, रेयरिंग ऑफ हनी बीज टू ऑब्टेन हनी ऑन लार्ज स्केल इज टर्म एज एपी कल्चर। तो ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लाते रहेंगे, और वो जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सारा कुछ जो है वो प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।